तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। कैसे आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो नंबर सिंह द्वारा लिखा हुआ प्रगीत और समाज है कहीं को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। प्रगीत और समाज यानी कि संपूर्ण जो चैप्टर है वो टोटल हम इसमें लिख दिए हैं। ठीक। और टोटल को यानी कि बिल्कुल आसान भाषा में सटीक भाषा में समझेंगे। आप केवल ध्यान देकर के सुनिएगा और कॉपी और कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि लेखक सबसे पहले ही लिखाऊंगा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे लिखाएंगे। तो सारे आदमी कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाएंगे ताकि हमको देखने में आसान हो जाए। तो चलिए, रेडी है तो फिर स्टार्ट करें। नहीं, थोड़ा नेट का इशू हो गया है ना, इसलिए इस पर नेट का प्रॉब्लम चलता है। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। बस 2-4 दिन ही प्रॉब्लम रहेगा, 2-4 दिन, ज़्यादा नहीं। हाँ तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ वगैरह क्लियर है क्या? क्या वीडियो दिख रहा है? अच्छा। एक मिनट रुकिए बच्चे। इससे ज़्यादा हो रहा है। शिवम, 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 तुम लोग कहाँ चले गए? शिवम, शायद निकल गया तुम। अच्छा चलिए कोई नहीं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब पौधे हटा देंगे कोई ना, ये नेटवर्क का इशू है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये वीडियो आपका रिकॉर्डेड ही रहेगा। ठीक? तो पहले कॉपी और कलम ले लीजिए। ठीक? क्योंकि यहाँ पर हम आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो लाइव में आप कहाँ पर रहते हैं, कहीं तक लिखा हुआ वो हम समझ सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग में तो पता नहीं रहता ना। चलिए तो आप लोग लिखिए, हेडिंग दे दीजिए सबसे पहले ऊपर, कंप्यूटर साइंस। हेडिंग दीजिए पहली तो साइंस। ठीक है? उसके बाद लिखिए नंबर सी की जीवनी। क्या लिखिए? नंबर सी की जीवनी। ठीक? एकदम धीरे धीरे लिखाइए, तो ना जहाँ तक हो सके इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। यदि आगे छूट जाए तो फिर आगे देख लेंगे। वैसे तो है ऑनलाइन चैप्टर, यहाँ तक का टोटल यानी कि 15 पेज का, नहीं 16 पेजेस, 15 पेज का। चलिए तो लीजिए, नॉर्मल सी का जन्म 28 जुलाई 1927 को जीवनपुर, वाराणसी में हुआ था। नॉर्मल सी का जन्म 28 जुलाई 1927 को जीवनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह था। इनकी माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम
नागर सिंह थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद इन्होंने इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस से तथा बीए और एमए तथा बीए और एमए बीएचई यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 1949 में यानी बीए किए, 1951 में एमए किए। ठीक है, बीएचई यूनिवर्सिटी से बीए पढ़े, एमए किए। तो यहाँ पर लिख लिए। यदि आप कहीं स्लो लिखते हैं तो वीडियो को क्या कीजिएगा 0.75x पर चल रहा है। ठीक, और इस पर क्लिक कीजिएगा ना, जैसे आप साउंड वाला में जाएंगे उसमें लिखा होगा क्वालिटी ऐसे करके कुछ लिखा होगा। ठीक, तो उसमें यदि आप देखिएगा तो आपको 2x 1.5x 1x 0.75x लिखा होगा। ठीक है, तो 0.57x पर या फिर 0.5x पर एकदम स्लो करके लिख सकते हैं। ठीक, हमें तो यहाँ लिखा है तो अलग सी बात है। तो यानी कि 1949 में बीए की और 1951 में एमए की। ठीक है, उसके बाद इनके प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख कृतियां इनकी प्रमुख कृतियां द तुरंत प्रश्न लिखेगा में बनता है। कुछ ऐसे प्रश्न पूछा होगा कि बताओ वो बकलिंग खुद क्या है। ये ललित निगम है। क्या है? ललित निगम। ठीक, चलिए उसके बाद लिखिए हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। आगे लिखिए आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। उसके बाद ये मैं लिखिएगा पृथ्वी राज रासों की भाषा। उसके बाद इतिहास और आलोचना कहानी। इतिहास और आलोचना कहानी। एक ये इम्पोर्टेंट है वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद। उसके बाद आलोचक के मुख से। आलोचक के मुख से। चलिए उसके बाद और इम्पोर्टेंट देखिए कौन सा है। कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान इत्यादि। चलिए अब नोट डाल के देखिए। नोट नोट में देख लीजिएगा नामवर सिंह को नामवर सिंह को 1978 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कविता के
नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कविता के नए प्रतिमान पर नंबर सी को क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1978 में मिला। या साहित्य अकादमी पुरस्कार 1978 में किस पर मिला? तो कविता के नए प्रतिमान पर। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए उनके बाद अगला नोट में लिखिए 1967 से आलोचना त्रैमासिक पत्रिका का संपादन। ठीक है, देखोगे 1967 से आलोचना त्रैमासिक पत्रिका का संपादन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। प्रिंसिपल का सिर्फ पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। प्रगीत और समाज, यानी कि कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचना भी ज्यादा पर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने नहीं व्यस्त है। यानी कि कविता पर एकदम ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि ऐसी से ऐसी कविता है जो छोटा ही है बट सबको समझ में आ जाए। बहुत बड़ी बात इसमें ज्यादातर कविता जो है समाज को सार्थकता जो होती है बढ़िया कैसे होगा इस प्रकार से ढूंढने में व्यस्त है। ठीक, ऐसे वातावरण में गलत समझ जाने का खौफ पर मैं भी विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे सामाजिक में होकर के और अपनी व्यक्तित्व और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रभुत्व काव्य की कोटि में आती है। यानी कि गीत जैसा जो नहीं होता उसकी कोटि में आती है। आज चर्चा के लिए इन प्रवृत्ति धार्मिक कविताओं को चुनने का एकमात्र जो कारण है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण, यानी कि समाज को बदलाव, समाज की व्याख्या। सबसे कठिन चुनौती तो इस बात में है कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा। कविताओं में जहाँ तक कि सामाजिक और व्यापकता का चित्रण का प्रश्न होता है तो सामान्यता दृष्टि का बोध से और लंबी कविताओं की ओर जितना बड़ा लंबा कविता होगा उतना ज्यादा उसका वैल्यू होगा। ठीक, लेकिन वैसा होता नहीं है। छोटा होना चाहिए बट सटीक होना चाहिए। प्रगीत धर्मी कविताओं में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझ आती है, न कि उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है क्योंकि समाज सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूति अभिव्यक्त मात्र है। स्वयं आचार्य रामचंद्र सिंह ने सिद्धांत के आदर्श में भी प्रबंध काव्य ही थे क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। सुर सागर भी इसीलिए बड़ी सीमित लगन क्योंकि वह गीत काव्य है। यानी कि गीत जैसा जो भी काव्य लिखा जाता है एकदम बढ़िया माना जाता है। जैसे सूरदास की कविता हो गया या फिर कबीरदास के दोहा हो गया। आधुनिक कविता दोहा, ऐसा दोहा क्या है जो नए कैसे किया जाता है। जैसे एक दोहा मैं आपको बताती है, दोरा जो देखन में चला दोरा में मिलना कोई जो दिन हो जाए अपनी मुझसे बुरा। मतलब कि और कभी कि पानी पानी पर कहीं करते रहीम का दोनों है। तो यहाँ मेरे को भी ये ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, पढ़ जाता है।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सबसे, पानी गए न उबरे मोती मानुस जो। यानी कि रहीम कवि ने पानी की विशेषता बताई है। पानी का बताई है। तो उसी प्रकार से यानी कि जो कि काव्य जैसा लिखा काव्य जो होते हैं और गीत जैसा लिखा रहता है तो कुछ बढ़िया लगता है बोलने में, ठीक है। तो आधुनिक कविता उनसे उन्हें शिकायत भी इसलिए थी कला कला की पुकार के कारण वीरों में प्रगीत और कहीं चल अधिक देख करके यहाँ भी उसी का जन्म है यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविता पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है। कुछ ही संग्रह इतिवृत्ति नियुक्त रहता है तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटा करके और सामने रख देनी चाहिए। छोटे छोटे प्रगीतों और मुक्तकों में ही संभव। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की भावना बंद सी हो गई है। इसलिए जो प्रसाद की शमशेर शेर सिंह के शास्त्र समर्पण पेशोला की प्रतिध्वनि प्रलय की छाया तथा रामायणी और निराला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे आख्यानों काव्य सामने आई तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया और स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान में कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैं मुक्ति बोध की लंबी कविताओं जैसी वस्तुपूरा के न के धर्मी कविताओं का विचार की सीमा में ले आने की आग्रह किया और आत्मपरक प्रगीत धर्मी कविताओं के बीच सामाजिकता सार्थकता की धारणा संभावनाओं का पूरा एहसास न था। लेकिन इस बात का संदेह न है न अब संदेह है कि कविता के अंदर आत्मपरकता कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति प्रवृत्ति थी। यानी कहने का मतलब है कि शमशेर बहादुर सिंह ने जो कविता लिखी या फिर सूरदास ने लिखी या फिर आपको निराला जी ने लिखी राम की शक्ति पूजा तो ये सामने अनेक यानी कि आई कवाली हो गया प्रलय की छाया हो गया तो ये लंबी लंबी कविताएं हैं। मैंने मुक्ति बोध लिखा करते हैं तो मैंने मुक्ति बोध की लंबी कविताओं को भी पढ़ा जिसका कोई सीमा नहीं होता है। यानी कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। यानी कि कवि कल्पना की बात करते बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। चलिए आगे अगला पेज है। क्या वो समाज को निरपेक्ष या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवृत्ता सीमित थी इसलिए इन सीमित अर्थ भूमि वाली कविताओं के आधार पर एकांगी अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्ति बोध के कविताओं को समावेश ऐतिहासिकता थी किंतु इनके बाद भी ऐसी अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्म छोटी कविताएं बच जाती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। यानी कि और छोटी छोटी कविताएं होती है जो कि उसको यानी कि और बढ़िया बनाने में संभव हो जाता है। तो इस दिशा में पुनर्विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा स्वयं मुक्ति बोध के काव्य से मिली। यानी कि लेखक को प्रेरणा किससे मिली? क्यों मुक्ति बोध के जो काव्य थे उनसे इनको लिखने की प्रेरणा मिली। मुक्ति बोध ने सिर्फ हिंदी कविताएं ही नहीं लिखी उनकी अनेक कविताएं छोटी छोटी भी हैं और छोटी होने के बावजूद भी लंबी कविताओं से कदर हम सार्थक नहीं होते हैं। वे कविताओं पर अपना रचना व्यास की संगीत धर्मी में किसी किसी के मत में तो नाटकीय रूप
के बावजूद मुक्ति बोध की काव्य भूमि के मुख्यतः प्रदीप भूमि, यानी कि छोटा छोटा कविता है बट नाटक जैसा लगता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुक्ति बोध और समीक्षा काव्य मुक्त आपकी तरफ या फिर तीव्र रूप में है। रचना विन्यास में भी कहीं वह पूर्णता नाट्य धर्मी है, कहीं नाट्य के काल है, कहीं नाटकीय प्रतीक है, तो कहीं सुर प्रतीक भी है। जैसे सहर्ष स्वीकारा है अथवा मैं तुम लोगों से दूर। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है कि निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीय केवल निरीक्षिका है और विशुद्ध आत्मगत है। जहाँ नाटकीयता है वहां भी कविता के भीतर सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहाँ नाटकीय है वहां भी कविता के भीतर सारी दो लाइनें लिखा गया है भावों की, क्योंकि वहां जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है। यानी कि कविता में जो होती है, ये रचना जो होती है वो केवल भाव की होती है। किसकी होती है? केवल भाव की। समझ में आए? या फिर बिंब बन करके विचार बनकर इस प्रकार से बढ़त अथवा भाव मोतिबोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है जो उनके प्रत्येक कविताओं को गीत और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत इस काव्य के प्रगीत नायक व्यक्तित्व है। यह नई कविता उन प्रगीत नायकों से एकदम भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। पहले की आवश्यकता तो नहीं है। ये आत्मपरक प्रगीत भी नाट्य धर्मी है और लंबी कविताओं के दृश्य ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि वस्तुतः यथार्थ अंतर्गत उस मात्रा में फुला देते हैं जितनी उस स्थान की यथार्थ इंद्रिय उद्भुतता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। यानी कि कविता कितना लंबा हो या फिर छोटा हो, इनसे बहस नहीं होता है। वो सटीक होना चाहिए और उनका कुछ अर्थ भी सटीक निकलना चाहिए। छोटी कविताओं में ही समाज की पूरी बात यदि ध्यान में आ जाए तो वही कविता अच्छी होती है। जिन्होंने चरित्र केंद्रित करके लंबी वर्णात्मक कविताओं करती है लेकिन गीत भी लिखे और तो बढ़िया है नहीं। कहने के लिए तो प्रगीत है लेकिन जीवन जगत में उसका कोई मोल भाव नहीं रहता तो यानी कि बढ़िया नहीं होता। जितने रंग बिरंगे चित्र लोचन या फिर काव्य संसार मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ होते हैं, किंतु इन भास्वर चित्रों को अंततः जीवित बनाने वाला एक ही है जिसका नाम है प्रभु। प्रगीत का एक अनूठा व्यक्तित्व है जिसके स्पष्ट चित्र से उस जनपद का आत्म चित्र वस्तुतः एक प्रगीत नायक और नायक की निभय व्यक्तित्व कल्प सृष्टि है जिसमें नितार्थ व्यक्तित्व के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। यदि ऐसे आत्मपरक प्रगीत समाज यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविताओं की ऐसी विपन्न कहलाएंगी। यानी कि कविता जो होनी चाहिए अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए। जो कि कोई प्रसंग पर बात हो, अब ये नहीं कि एक यहाँ से लिख दिए फिर वहां से लिख दिए, कोई अच्छे नहीं होता है। यही नागा अर्जुन भी स्मरण किया जा सकता है जिनकी बहिर्मुखी आत्मक काव्य प्रतिभा के बीच प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनके विचार 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 की प्रगीत से परिचित संसार को एक झटके से छीन भिन्न कर देती है, चाहे वह तन वयोरीत हो या जैसी
प्रेम तथा ममता की निकाल पूंजी अनुभूति भी, चाहे जेल के सीटों से सिर टिकाए चलने वाले अनचिंतित और अमिताभ नागा अर्जुन के काव्य संसार के प्रतीक हो या फिर कुछ हो, ठीक? जो यानी कि इसमें एक विशिष्ट गीत जो होती है कविता को इनमें भाव मिला देती है। निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। प्रगीत काव्य के प्रसंगिक मुक्तिबोध चित्रोलोचन और नागा अर्जुन के उल्लेख से यदि कुछ लोगों के भय उठे और तनिक तो इसका कारण सिर्फ यही होगा कि यह एक नया प्रगीत धर्मी है काव्य। कभी व्यक्तित्व है चर और चित्त प्रतिमा से नितांत भिन्न अपनी व्यक्तित्वता में विशिष्ट और सामाजिकता में सामान्य व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट है। अपने समाज से लड़ते हुए भी सामाजिक दुनियादार न होते हुए इसी दुनिया का नए प्रगीत इसी नए व्यक्तित्व से संभव हो सके। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं और दृष्टिपात करने से पूर्व एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का सीधान्वेषण कर लेना अप्रासंगिक न होगा। यानी कि कुछ लिखने से पहले यदि हम एक बार हिंदी की कविता को समझ ले या फिर हिंदी भाषा को समझ ले तो वो अप्रासंगिक नहीं। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि जिस साहित्य में काव्य उत्कर्ष मानदंड और काव्य प्रबंध काव्य के आधार पर बने, जहाँ प्रबंध काव्य पूरी जीवन का एक प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया है, उसकी कविता में इतिहास मुख्यतः प्रवृत्त मुक्तकों का है। यही नहीं बल्कि गीतों में जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका के पद पर एक व्यक्ति अरण्य रोदन मात्र नहीं, यानी कि रामचरितमानस से किसी को इनकार नहीं, लेकिन विनय पत्रिका जो लिखा गया तो उसमें अरण्य रोदन मात्र भी नहीं है। यह तो मानस के नरमी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पद में पूरे युग की वेदना व्यक्त की हुई है। उनकी चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकता तुलसी के अलावा कबीर भी हो गए, सूरदास हो गए, मीरा हो गए, नानक हो गए, रैदास हो गए इत्यादि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे को ये पद ही लिखे, यानी कि ये होता गाने वालों। यदि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी का उदय ही गीत से ही रहा है। यानी कि हिंदी का उदय किससे हुआ है? गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ ही हिंदी कविता का उदय कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक नई प्रगीतात्मकता के विस्फोट का ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके से मध्य युग भारतीय समाज और रूढ़ी जर्जर दीवारें हिल उठी। साथ ही इसके माधुरी सामान्य जन के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। कहने की आवश्यकता तो नहीं कि लोक भाषा में प्रस्तुत प्रदीप आत्मक का यह उन्मेष भारतीय साहित्य की अभूतपूर्व घटना है, जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के साथ ही भारत की सभी आधुनिक भाषाओं में लगभग एक साथ हुई है। और गीतात्मकता का दूसरा 19वीं सदी में रोमांटिक उत्थान हुआ, यानी कि 20वीं सदी में इनका और ज्यादा वैल्यूबल हो गया, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से हुआ। यानी कि इनका संबंध किससे हो गया? मुक्ति संघर्ष से हुआ। भक्ति काव्य से भी इस रोमांटिक जो प्रगीत लिखा गया, जो न्याय व्यक्ति था, न्याय व्यक्तिवाद था,
नया समाज में बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति को अपनी सामाजिकता प्रदान करता है। इन रोमांटिक प्रतीकों में भय काव्य जैसी तन्य मात्रा भले ही न हो, किंतु आत्मीयता का एक इंद्रिय कहीं अधिक होता है। यानी कि रोमांटिक जो गीत होते हैं उनमें भले ही और कुछ न हो, लेकिन आत्मीयता जरूर होती है। उल्लेखनीय इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरणगुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए। यानी कि मैथिली शरणगुप्त कवि थे जिन्होंने अधिकांश प्रबंधक काव्य ही लिखे, यानी कि काव्य ही लिखे। उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया, लेकिन प्रबुद्ध जनों को जल्द ही इस सिंचाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत होने वाले रोमांटिक प्रतीक उस युग की चेतना को कहीं अधिक गहराई से वाणी दे रहा। उनकी असामाजिकता यही सच्चाई सच्ची सामाजिकता थी, यानी कि उसको असामाजिकता नहीं सच्ची सामाजिकता थी। यानी कि देखिए कुछ लोग जो होते हैं ना वो आपके मुंह पर भले ही बुरा कहें, लेकिन आपके पीछे जो है वो यानी कि बिल्कुल वो आपका साथी बन करके खड़ा रही है। कहते हैं मिर्ची खाने में केवल कड़वा लगती, मिर्ची केवल खाने में कड़वा लगती है, लेकिन सेहत के लिए वो लाभदायक नहीं होती। तो जो लोग आपके पीठ पीछे ये धन बुराई ना करे तो वही आपका सच्चा मित्र होता है। अब ये नहीं कि आपके मुख पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बढ़िया से बातें की, लेकिन पीठ पीछे आपका चुगली करे तो उनसे सावधान रहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। सच्चे अर्थों में परिवीतात्मकता का आरंभ यहीं से होता है, जिसका आधार समाज के विरुद्ध व्यक्ति है। इस प्रकार के परिवीतात्मकता का अर्थ एकांत संगीत अथवा अकेलेपन की पुकार होती है, यानी कि अकेलेपन की पुकार होती है। यही से परिवीतात्मक का यही कितनी बुद्ध मिल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकारा जाता है जो नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक हो। चूंकि इस प्रकार के व्यक्तिवाद का जन्म देने वाली अधार्मिक पूंजीवाद समाज व्यवस्था को समाप्त की जगह और भी विकसित हो रही है। इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता और मानसिक धारण से छुटकारा संभव नहीं, यानी कि इसीलिए जो है कि लोग प्रगीत से और मानसिक धारणा से छुटकारा संभव नहीं होता है। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन कर हुआ है। क्या कवि की मानसिकता भी बदली है, यानी कि कवि सबकी मानसिकता भी पहले से ज्यादा क्या हुआ बदल गया है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर विरोध ने ले लिए। व्यक्तिवाद उतना ही अस्वस्थ नहीं रहा, स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अतः अंतर संघर्ष पैदा हुई, यानी कि लोग के अंदर भी जो संघर्ष होता है वो पैदा हुई। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया, यानी कि विद्रोह का स्थान क्या ले लिया, आत्मविडंबना ने ले लिया है। इस प्रकार से प्रगीतात्मक जो है विडंबना हुई। उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई, यानी कि उसके रचना विन्यास में क्या आ गई, यानी कि पेचीदगी आ गई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, इसके साथ ही आत्म एकता का दबाव भी बढ़ गया। तथाकथित नई कविताओं की प्रगीतात्मक में आए और नए मोड़ों और मनोरों को इस आलोक में समझा जा सकता है कि इस प्रसंग में मुझे शमशेर जी की 1941 की लिखी एक कविता याद आ गई, यानी कि कवि को लेखक को 1941 में जो शमशेर जी ने कविता लिखे थे
वो याद आ गया जिसे संयोग से उन दिनों काशी के सामने उन्हीं के मुझ से सुनने का मौका मिला था। यानी कि शमशेर जी से कविता और कब यानी कि सुने 1941 में सुने। कब सुने? 1941 में। तो काशी के सामने यानी कि काशी में सुनी। कविता इस प्रकार है कि लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पल के दूर ही सीखी, पर अभी नहीं कोई सुनता साथा मुझे कहीं। पर किसने यह सातों सागर के पार एकांकीपन से ही मानो भाग एकांकी उठ मुझे पुकारा कई बार। मैं समाज तो नहीं न मैं कुल, यानी कि लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, यानी कि सीधा नारा लेकर के कौन पुकारते हैं, किसको पुकारते हैं। अंतिम आशाओं की संध्या से पलके डूबने वाली थी, यानी कि सारी तरफ से अंधेरा होने वाली थी, पलके डूबने वाली थी, पर अभी नहीं कोई सुनता साथ था मुझे कहीं। यानी कि कोई न कोई मुझे सुनता जरूर है, कोई न कोई मुझे सुनता जरूर है। पर किसने यह सात सागर पार करके एकांकीपन से ही आगे मानो हार हो रही हो, एकांकी उठ मुझे पुकारा कई बार, यानी कि एकांकी ने मुझे पुकारता है कई बार कि मैं समाज तो नहीं हूँ, मैं खून भी नहीं हूँ। जीवन का कण कण समूह में मैं हूँ, मैं केवल एक कण हूँ, कौन सहारा मेरा कौन सहारा, यानी कि मेरा सहारा कौन है। आज दोबारा इस कविता को पढ़ते मुझे थियोडोर एडना तो एक वाक्य याद आ रही है कि जिसका भाव यही है कि कविता में जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। यानी कविता सबको समझ में नहीं आता है। मैं इस कविता का व्याख्या करने का सहारा न करूंगा, लेकिन यह समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु है जो इस कविता की निराशा को बच्चन जैसे कवियों की सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त किया है। इस सांसद की स्थिति से उभरने का एकमात्र उपाय है कि समय के प्रगतिवाद ने सुझाव, यानी कि समय क्या करते हैं, सबको रास्ता जरूर देते हैं। समय रहते यदि कोई सुधर जाता है तो सही, नहीं तो जब समय सुधारता है तो वही रोना। अंदर से एकदम बाहर निकल कर जनता के पास जाना, निसंदेह कुछ लोगों ने यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी ने कभी कभी उस रास्ते पर चल पड़े थे। परिणाम कविता नितांत संघर्षित हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीतात्मक से नहीं हुआ, बल्कि कवित्व से ही व्यथित हुई। जल्द ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशीलता हुआ तो अनुभव किया कि बाहर 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 जाते आते अब अपना मन खाली है। इस अनुभव के बाद भी वह नहीं अंतर्विभास या फिर आत्म संघर्ष कविता, नई कविता के अनेक कवियों ने अंतर्वास का रास्ता अपनाया। नीतिबोध में आत्म संघर्ष जो उन्हें प्राय बहिर संघर्ष में भी झुकता रहा। एक प्रगीतात्मक सीमित हुई तो दूसरे प्रगीतात्मक का कुछ नया आयाम उद्घटित हुए। कहने की आवश्यकता तो नहीं है कि इन दो छोरों के बीच तथा इनके अलावा और भी कुछ स्थितियां रही जिनके ब्यौरे भी जाने
का समय संप्रति नहीं होता है, यानी कि उनके जाने का समय नहीं रहता है। इस प्रकार से प्रसंगवश इतना ही नहीं काफी होगा। अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था कि जब अनेक कवियों ने अपने अंदर का दरवाजा तोड़ करके और एकदम बाहर निकल आए थे कि क्या हमको लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो सब भूल करके और सीधा बाहर आ गए थे। और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं भी लिख डाले, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आए कि घनीभूत है। वह दौर जल्द ही खत्म हो गया, यानी कि वो आया तो, लेकिन वो धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे आया वैसे ही फिर साथ खत्म हो गया। पिछले 5 वर्षों से हिंदी कविता का वातावरण में फिर कुछ परिवर्तन आ गया है, लक्षण दिखाई देने पाने लगे हैं। यह परिवर्तन न बहुत बड़ा है और न ज्यादा क्रांतिकारी है, लेकिन कविता की पुनः प्रतिष्ठा प्रत्यय विज्ञान अथवा प्रत्यास्थित जैसा कुछ अवश्य है। समय से यह परिवर्तन की जो उभरने वाली जो एक युवा पीढ़ी के कवि द्वारा घटित होता है ना, उनके लिए ये सबसे बड़ा बदलते हुए समय कहा जाता है। इसे मैं नई नई प्रतिघटना का उद्धार करना चाहूंगा। आज कवि को न तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है और न बाहर यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक है। जो मन में आया लिख दिए, अंदर न तो किसी असंदिग्ध विशिष्ट को मजबूत खूंटा डालने की जीत है और न ही बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने का हवस है। बाहर छोटी छोटी घटना स्थिति वस्तुवादी पर नजर है और कोशिश है कि उसे अर्थ देने पड़े। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया अंदर से उठने वाली जो छोटी से छोटी लहर को भी पकड़ कर उसके शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि न रोमांटिक ढंग से व्यक्तित्ववादी विद्रोह संभव है और न अपने अंदर समझ और मानसिक जुगाली करना नहीं संभव है। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही नए ढंग की प्रतीकात्मकता का उदाहरण और संकेत है। होने की आवश्यकता तो नहीं है। यह रोमांटिक गीतों वापसी नहीं है, न ही कविता का नितांत व्यक्ति मूल देने की कोई साजिश है। इसका अर्थ की इन आत्मपर कविताओं की ओर आलोचक की वापसी की नहीं, जिसे पहले मुक्तिबोध में साहित्य की डायरी में और फिर मैंने कविता के नए प्रतिमान में जड़ीभूत सौंदर्य के रूप में डिस्क्राइब किया था। जरूरी नहीं कि यह प्रगीतात्मकता छंदों की ओर से लौट कर अपनी विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर कविताओं से धीरे धीरे यह बात पुष्ट होती जा रही है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यानी कि अति कथन जो होती है ज्यादा कहने से झूठ में मिथ कथन में ज्यादा शक्ति होती है, लेकिन झूठ चलता इतना नहीं है। ठंडे स्वर की तासीर भी काफी काफी कभी कभी काफी गर्म होती है, यानी कि ठंडे स्वर और तासीर जो होती है वो भी कभी कभी ज्यादा गर्म होते हैं। लेकिन ठोस पहलू यदि सिर्फ 2 ठोस उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करनी हो तो इस नई प्रगीतात्मकता का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता से व्यक्त होता है।
कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होनी चाहिए। यानी कि जब दो हाथ मिलते हैं तो गर्म हो जाते हैं, तो लेखक सोचे कि दुनिया को इसी तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू कि शरद विनोद की कैद यही था कि कविता की इन अंतिम पंक्तियों से हार कर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया, और मैंने देखा कि बाज की दाग में आदमी का खून लग चुका है। यानी कि बाघ की जो दाग है उसमें आदमी का खून लग चुका है। कबूतर ने कोई और रूप लिया नहीं, आसमान से फूल भी नहीं बरसा, समूचे तराजू पर चढ़ गया है। इस कविता में बताया गया। अब ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, ठीक। और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यदि आप ध्यान से सुने हुए तो ये सारा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आचार्य रामचंद्र से काव्य आदर्श क्या थे, पाठ क्या है वो बताने का, कला के लिए सिद्धांत क्या, प्रगीत और किस रूप में परिभाषित करेंगे, प्रगीत को और किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो इन सब क्वेश्चन तो आपको इस चरण में हम देखते हैं। ये वाला भाषा की बात, ये आपका नाम चाहिए। जैसे इन शब्दों का विशेषण बनाना है, तीव्रता से विशेषण बनाना है, समाज से सामाजिक, व्यक्ति व्यक्तित्व, तो इस प्रकार से ही इन शब्द बनाते हैं। नीचे को अव्यय और कारक के चिन्ह अलग करेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं कि ये आत्मतलक प्रभुत मात्र है, लंबी कविताओं की सदृश ही यथार्थ पर प्रतिध्वनित करते हैं। यानी कि इनमें क्या करेंगे, चिन्ह किस कारक का है ये बताना है, ठीक। तो फिर करना इसका मतलब कर्म हो गया। इस प्रकार से आगे इंप्रेशन बनाई है। फिर रचना की दृष्टि से वाक्य की प्रकृति बताओ, कौन संयुक्त वाक्य है और कौन सरल, ठीक। तो वाक्य हम अभी कर रहे नहीं आपको, ठीक है। फिर भी आप कोशिश किया तो बनाए, तो चलिए तो फिर रहने देते हैं। आप लोग को जो लेखक पद से लिखा हुआ है वो आपको कल याद हो जाना चाहिए, ठीक। तो फिर रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।